प्यारे साथियों नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब? अहिर की पाठशाला में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय हिंदी। आज हम हिंदी वर्णमाला पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्ण परिचय करते हैं हम। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, जान लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर उसे कहते हैं मिटे, वो अक्षर कहलाता है। भगवान विष्णु को अक्षर भगवान भी कहा जाता है। चलिए, अक्षर या चिन्ह भी कहते हैं। इन्हीं विशेष चिन्ह को लिपि भी कहा जाता है। अर्थात लिपि का अर्थ है लेखन प्रणाली से। किसी भी भाषा को हम लिखते हैं तो उसमें एक विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है। एक तो हम बोलते हैं, मुंह से ये हमारी हो गई बोली, और इसी को हम संकेत भाषा में लिखेंगे, लिखित भाषा में लिखेंगे तो आखिर कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं चिन्हों को अर्थात बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के जिन संकेतों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। तो आशा करता हूं कि आप वर्ण क्या है, अक्षर चिन्ह क्या है और लिपि भी किसे कहते हैं, तो ये सारे अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। आइए बात करते हैं कि मेरी जो हिंद देश की भाषा है इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जो कि यह ब्राह्मी लिपि परिवार से मिलती जुलती है या उस परिवार से आती है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला उसे कहते हैं, जैसे आपका एक हो गया माला होता है, मैं जो गले में पहनते हैं सारा, चाहे रुद्राक्ष की माला हो चाहे तुलसी की माला हो, जो मेला बाजार में बिकता है किसी भी प्रकार की माला, तो उसमें एक एक गुड़िया या एक एक दाना पिरोया गया होता है। तो उस एक एक दाने को अक्षर कहते हैं, और उन दाने को इकट्ठे एक धागे में पिरो दिया जाए तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है वर्ण। स्वर और वर्ण की भी मैं अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको जरूर देखिएगा। यहां पर मैं सिर्फ बात कर लेते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ, ए ऐ ओ औ अं आहा। ये जो मैंने उच्चारण किए हैं ये स्वतंत्र उच्चारण हैं, इसलिए स्वर कहे जाते हैं। तो इनकी संख्या हुई 13 है। अब आइए वर्ण पर। वर्ण उन्हें कहते हैं जो स्वर से अलग हों, अर्थात स्वर की जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों के सहयोग से वर्ण बोले जाते हों या फिर बने हुए सांकेतिक अक्षर जो कि व्यंजन कहलाते हैं। इसमें विभिन्न भाग बनाए जाते हैं ताकि समझने में, पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, अंतःस्था वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन। इनको क्रमशः पढ़िए। क, ख, ग, घ, आ। इनकी संख्या 5 हो गई। अब आइए च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। इनकी भी संख्या 5 हो गई। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा। इनकी भी संख्या 5 हो गई। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। इनकी भी संख्या 5 हो गई। अब आइए प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इनकी भी संख्या हमने 5 पढ़ ली। अब आइए अंतःस्था वर्ण, ये जो अंदर से बोले जाते हैं, य, र, ल, व। इनमें ना तो हमारे होठ, दांत और जीभ, यानी मुंह के अंदर जितने भी अवयव हैं उनका कहीं भी कोई प्रयोग नहीं हुआ, तो ये अंतःस्था वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म वर्ण, इनमें किसी भी मुंह में जो हमारे अवयव, जैसे मैंने आपको गिनाए, होठ, जीभ, तालू हुआ है या फिर दांत, इनका कहीं कोई प्रयोग नहीं है। ये तेज श्वास गति के द्वारा बोले जाते हैं। श, श, स, ह। अब इनकी विशेष पहचान के लिए बच्चों को याद कराया जाता है कि ये बेटा है बड़ा सा, एक है ये पेट चिरोसा, यानी कि इसके पेट चिरा हुआ इसका, और एक छोटा सा, और ये हा। अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसे बड़ा सा क्यों कहा जाता है। मान लीजिए कि ये मेरा मुंह है
और इसमें निकली ये जीभ है ये। अब इसको हम मान लेते हैं ऊपर वाला सिरा अपने मुंह का, और ये हमारी जीभ हो गई। अब इसमें जब हम बोलते हैं सर्जम, तो जीभ खटाक से अंदर लगी युवला के आसपास, सर्जम, तो ये बड़ा सा हो गया क्योंकि इसमें ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है या तेज ध्वनि इसमें लगती है, श्वास की गति लगती है। और फिर षटकोण या फिर फेस चिरोसा, तो इसमें आप ध्यान से अपने पे प्रयोग कीजिएगा कि आपकी जीभ तालब्ध के बीचों बीच में सेट बैठती है। कौन? षटकोण, षटकोण, तो आपकी जीभ तालब्ध के ऊपरी हिस्से में बीचों बीच में लगती है, इसलिए आपका ये षटकोण हो गया। छोटा सा इसलिए कहा जाता है, मानो कि मेरा जीभ का ऊपरी हिस्सा है तालब्ध ये वाला, और ये हमारी जीभ है। मैंने कहा शीपी, शीटी, सांप, सपेरा, तो दांत जो हमारा दंत वर्ग होता है, कृंतक, प्रदनक, शरवणक, अंगशरवणक, जो मेरे दांत 4-5 भागों में विभाजित होते हैं। तो मेरी जीभ का अगला हिस्सा दांत के बिल्कुल सुरजीत, सुपारी, दांत के निचले हिस्से पर लगता है, इसलिए लास्ट में बोली जाती है, छोटी सी ध्वनि निकलती है सी, तो इसलिए छोटा सा बोलते हैं। और ये मुंह से सांस कुछ भी सोचे समझे ऐसे निकल, तो ये हा हो गया। आशा करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा लगती है अर्थात हमारी श्वास का प्रयोग होता है। संयुक्त वर्ण, इनकी संख्या 3 होती है। छ, एक होता है छतरी वाला छा, कहां गया ये हो गया, ये होता है छा, और इसमें अधिक बल लगाया जाता है, ये होता है छ, क्षत्रिय, और ये होता है छाता। तो इसमें का और षटकोण वाला शा, दो के सहयोग से ये छा बना। एक होता है हमारा ता, तो, और ये होता है त, तो इसमें त और रा की आवाज निकल रही है। रा कहां गया? ये त और रा, इन दोनों के सहयोग से त्र बना। अब इसे कुछ भाषा बोलते हैं ज्ञा, ज्ञान नहीं होता ये होता है ज्ञा। आपने देखे होंगे आर्य समाज के जितने भी लोग होंगे, जितने भी पंडित विद्वान होंगे, वो हमेशा ज्ञा बोलेंगे, ज्ञानी, यज्ञ इत्यादि शब्द आपने सुने होंगे। तो जा और या, यानी कि च वर्ग से जो वर्ण है जा और या, इन दोनों के सहयोग से ज्या शब्द बना है। ज्या माने जानकारी। तो आशा करता हूं कि आपने जो सबसे पहले वर्ण सीखा, उसके बाद अक्षर, चिन्ह, फिर पुनः लिपि, फिर स्वरों की संख्या 13 और वर्णों की संख्या 36, और वर्ण किस वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, प्लस संयुक्त अक्षर, ऊष्म वर्ण और अंतःस्थ वर्ण को भी सीख लिया है। तो कुल वर्णों की संख्या 36 होती है और 13 स्वर जो अभी वर्तमान किताबों में छापकर शिक्षा पद्धति में शामिल किया गया है, उसमें 49 अक्षर दिए होते हैं या फिर 49 वर्ण होते हैं। अतिरिक्त वर्ण भी आते हैं, जैसे स्रा, जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम लिखते हैं या फिर पिता माता का नाम, तो स्रा या श्रीमती लिखते हैं, ये सा स्रा। तो इसमें संयम वाला सा या फिर बड़ा सा प्लस र, इनके सहयोग से ये स्रा बनता है। फिर एक अक्षर आता है डा, डा के नीचे बिंदी रख दो, अनुस्वार का प्रयोग कर दो, जैसे कि अंग में अंग की बिंदी को अनुस्वार और आहा के आगे जो 2 बिंदी होती है उनको हम विसर्ग कहते हैं। तो इसके नीचे बिंदी रख दी, इसे क्या कहेंगे? ड़ा, जैसे कड़ा, कड़ा या खड़ा। अगर इस बिंदी को हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा खड़ा, कड़ा, तो इसे अड़ा का प्रयोग करते हैं। और ये कुछ अड़ा इसको भी होता है, फिर इसकी क्या जरूरत, ये कुछ ज्यादा तीव्र है, ये होता है अणे, अणे, जैसे कण, कण, कर्ण, कर्ण, कारण, तीव्र अण की ध्वनि है, जबकि ये अड़ा की ध्वनि देता है, जैसे कड़ा, छड़ा, घड़ा, पड़ा, खड़ा इत्यादि। अब एक अक्षर आता है ढ, इसे बोलते हैं ढ, इसके भी नीचे बिंदी लगा करके इसे पढ़ा जाता है ढ, जैसे पढ़ना,
बढ़ना। ओके, अब इस बिंदी को हटा दें तो इसका उच्चारण होगा पढ़ना, बढ़ना। जबकि इस अनुस्वार का प्रयोग करके पढ़ना, बढ़ना इत्यादि इनका महत्व होता है। तो इसलिए ये वर्णमाला में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इनका बहुत महत्व है, इन्हें भी याद रख लीजिएगा। और 49 + 3 इनके संयोग से 52 अक्षर, जो कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, आप भी जो भी मुझे देख रहे हैं, याद करिए उन किताबों को जिनमें 52 अक्षर हुआ करते थे, और आज में 49 अक्षर आते हैं। बहरहाल ये क्लास मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और मैं भाषा की छोटी छोटी इकाइयों से लेकर के और ये उच्च स्तर पर भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और आपसे भी सीखूंगा। मुझे सिखाते रहिए, मुझसे सीखते रहिए। मैं कोई बड़ा विज्ञानी विद्वान नहीं हूं, बस मैं पढ़ रहा हूं। मेरी इच्छा हुई कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत करी जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। चैनल तक को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, साथ ही सहपाठियों में शेयर करें और मेरा सहयोग करें। इसके लिए आपने अंत तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।